नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। सदियों पुरानी बात है जब एक नगर में मनमोहन नाम का एक प्रसिद्ध व्यापारी रहा करता था। वह केसर का व्यापारी था और उसका व्यापार दूर दराज के राज्यों और देशों तक फैला हुआ था। केसर जैसी महंगी और कीमती वस्तु का व्यापार करने के कारण उसकी आमदनी बहुत अच्छी थी। अक्सर वह व्यापार के सिलसिले में देश विदेश की यात्राएं करता रहता और हर बार अपने साथ लाभ लेकर लौटता। लेकिन कहते हैं ना कि समय एक सा नहीं रहता। कुछ वर्षों से उसका व्यापार धीरे धीरे गिरावट की ओर जाने लगा। मुनाफा कम होने लगा, ग्राहक भी कम हो गए और खर्चों का बोझ बढ़ता गया। एक दिन वह अपने बहीखाते देख रहा था तो उसे एहसास हुआ कि यदि यही हालात रहे तो एक दिन भूखों मरने की नौबत आ जाएगी। यह सोचकर उसके माथे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। बहुत देर तक सोचने के बाद उसने फैसला किया कि अब इस नगर में व्यापार करना बुद्धिमानी नहीं होगी। उसे कहीं और जाकर किसी नए राज्य में फिर से शुरुआत करनी चाहिए। शायद किस्मत वहां उसका साथ दे दे। यह निर्णय लेने के बाद उसने अपने घोड़े पर थोड़ा सा जरूरी सामान लादा, कुछ चांदी के सिक्के साथ रखे और प्रभु का नाम लेकर यात्रा पर निकल पड़ा। कई दिन तक वह घने जंगलों, ऊबड़ खाबड़ रास्तों और सुनसान इलाकों से होकर गुजरा। अंततः एक दिन वह एक अजनबी नगर में पहुंचा। नगर में प्रवेश करते ही उसने सबसे पहले एक सराय ढूंढी ताकि आराम कर सके और यात्रा की थकावट दूर हो सके। सराय के बाहर पहुंचकर उसने अपने घोड़े को एक मजबूत खंभे से बांधा और थैले को संभालते हुए भीतर दाखिल हुआ। सराय में पहले से कई यात्री मौजूद थे जो अपने अपने काम में व्यस्त थे। वह एक कोने में जाकर बैठा ही था कि एक अनजान आदमी उसके पास आकर बैठ गया। वह मुस्कुराते हुए बोला, भाई साहब, आप नए लगते हैं। मैं तो यहीं आसपास का हूं। एक बात बताना चाहता हूं, यहां सराय का मालिक किसी के सामान की जिम्मेदारी नहीं लेता। अपने थैले का ख्याल आप ही को रखना होगा। मनमोहन को उसकी बात में सच्चाई लगी। उसने सोचा, आखिर सराय का मालिक भला हर किसी के सामान की रक्षा कैसे कर सकता है। उसने उस आदमी का धन्यवाद किया और फिर जाकर खाना मंगवाया। पेट भरने के बाद जब उसे नींद आने लगी तो वह फर्श पर लेट गया। अपने थैले को, जिसमें उसकी जमा पूंजी और जरूरी दस्तावेज थे, उसने अपने सिर के नीचे रख लिया कि कहीं कोई चुरा कर न ले जाए। काफी देर तक सोने के बाद जब उसकी आंख खुली तो सबसे पहले उसने अपने थैले की तरफ हाथ बढ़ाया, पर वहां कुछ नहीं था। घबरा कर वह उठ बैठा, इधर उधर नजर दौड़ाई, पर थैला गायब था। घबरा कर वह सराय के हर कोने में दौड़ने लगा। जो भी उसे दिखाई देता उससे पूछता, क्या आपने मेरा थैला देखा है? लेकिन हर कोई यही कहता, मुझे कुछ नहीं मालूम। अब तो मनमोहन की चिंता बढ़ गई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। काश मैंने उस अजनबी की बात को और गंभीरता से लिया होता, अपने थैले की बेहतर सुरक्षा की होती। उस एक थैले में उसकी पूरी जमा पूंजी थी, वही रकम जिससे वह नए शहर में व्यापार शुरू करने वाला था। अब न उसके पास खाने के लिए कुछ था और न ही वापस अपने नगर लौटने के लिए। थोड़ी देर तक वह सराय के एक कोने में बैठा रहा, सोचता रहा कि अब क्या किया जाए। जब चारों ओर से निराशा हाथ लगी और यह तय हो गया कि थैला नहीं मिलेगा, तो उसने एक ठोस निर्णय लिया। अब यहीं रहकर कुछ काम ढूंढना होगा, कोई छोटा मोटा काम जिससे जीवन की गाड़ी किसी तरह चलती रहे। यह निश्चय करके वह सराय से बाहर निकला और अपने घोड़े के पास गया। जब उसने घोड़े की लगाम थामी तो मन में विचार आया, क्यों ना इसी घोड़े से कुछ काम लिया जाए। हो सकता है कि किस्मत की कोई नई राह खुल जाए। उसने सोच लिया कि वह घोड़े को लेकर नगर के मुख्य चौराहे पर जाएगा और यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगा। वह हर सुबह अपने घोड़े को सजाकर शहर के व्यस्त इलाकों में जाकर खड़ा हो जाता। जो भी सवारी मिलती उसे सम्मानपूर्वक बिठाकर उसकी मंजिल तक पहुंचा देता और बदले में कुछ पैसे कमा लेता। धीरे धीरे उसकी रोज की आमदनी होने लगी। हालांकि यह काम बहुत ही मेहनत भरा था और मनमोहन कभी इतनी मेहनत करने का आदी नहीं था। वह तो हमेशा से एक व्यापारी रहा था जो बैठकर सौदे करता था। घोड़ा चलाना, धूप में खड़े रहना, लोगों से मिन्नतें करना,
ये सब उसके लिए नया और थका देने वाला अनुभव था। कुछ ही दिनों में उसकी हिम्मत जवाब देने लगी। उसने थक कर सोचा, यह तो बड़ी कठिन मेहनत का काम है, मुझसे नहीं होगा। मैंने तो जीवन भर केवल व्यापार ही किया है। अब हालात ऐसे हो चुके थे कि मनमोहन के पास मकान का किराया चुकाने तक के पैसे नहीं बचे थे। दिनों दिन उसकी हालत बद से बदतर होती जा रही थी। जिस मकान में वह रह रहा था, उसके मालिक ने जब किराया न मिलने पर सख्ती दिखाई तो उसे मजबूरन घर खाली करना पड़ा। अब उसके पास सिर छिपाने के लिए भी कोई ठिकाना नहीं था। थकाहारा और चिंता में डूबा मनमोहन शहर की गलियों में भटकता रहा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब आगे क्या करे, कहां जाए। शाम ढलने लगी थी और आसमान में अंधेरा फैलने लगा था। भूख, थकान और निराशा से भरे कदमों को घसीटते हुए जब वह शहर की सीमा के पास पहुंचा तो उसकी नजर एक पुराने सुनसान मंदिर पर पड़ी। मंदिर टूटा फूटा जरूर था, लेकिन फिलहाल उसे वहीं रात बिताने के सिवा कोई और उपाय नजर नहीं आया। उसने सोचा, कम से कम यहां रात तो काटी जा सकती है, कल सुबह देखा जाएगा कि क्या करना है। यह सोचकर वह मंदिर के भीतर दाखिल हुआ और एक कोने में अपनी जगह बना ली। वहां घुप अंधेरा था, चारों तरफ गहरा सन्नाटा छाया हुआ था। मंदिर की दीवारें पुरानी थीं, जिन पर समय के निशान साफ झलकते थे। मनमोहन ने आंखें बंद करने की कोशिश की, लेकिन मन की अशांति और असहाय स्थिति के कारण उसे नींद नहीं आ रही थी। मंदिर के माहौल में एक अजीब सी रहस्यमय शांति थी, जो बेचैनी को और बढ़ा रही थी। तभी कुछ देर बाद अचानक उसे आहट महसूस हुई, जैसे कोई और मंदिर में दाखिल हो रहा हो। उसने चौंक कर सिर उठाया और देखा कि एक व्यक्ति चुपचाप मंदिर के भीतर आ रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि एक अंधा भिखारी था, जिसे मनमोहन ने कई बार नगर के चौराहे पर भीख मांगते देखा था। भिखारी बेहद सावधानी से कदम बढ़ा रहा था। हाथ में एक लकड़ी की छड़ी थी, जिससे वह जमीन टटोलते हुए धीरे धीरे मंदिर के अंदर दाखिल हुआ। जब अंधे भिखारी को यह यकीन हो गया कि मंदिर में और कोई मौजूद नहीं है, तो उसने बड़ी सतर्कता से मंदिर की दाईं ओर की दीवार के पास जाकर फर्श में से एक ईंट को हटाया। मनमोहन हैरानी से यह सब देख रहा था। ईंट के नीचे एक छोटा सा गड्ढा था, जिसमें भिखारी ने हाथ डालकर एक भारी भरकम थैली निकाली। वह थैली देखने में काफी पुरानी लेकिन वजनदार लग रही थी। भिखारी ने अपनी जेब से कुछ सिक्के निकाले और धीरे धीरे उस थैली में डाल दिए। ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे वह रोज इसी समय आकर यह काम करता हो। फिर उसी सावधानी से उसने थैली को गड्ढे में वापस रखा, ईंट को उसी तरह फिट कर दिया जैसे पहले थी और बिना किसी आहट के मंदिर से बाहर निकल गया। उसके जाते ही मंदिर में फिर से वही सन्नाटा छा गया, बट मनमोहन के मन में विचारों का तूफान उठने लगा था। उसके भीतर एक संघर्ष शुरू हो गया। एक तरफ उसका विवेक कह रहा था, यह दौलत उस भिखारी की है, मैं इसका हकदार नहीं हूं। किसी और की मेहनत की कमाई पर हाथ डालना पाप है। लेकिन दूसरी ओर उसका विवश मन कहता, शायद भगवान ने ही इस रास्ते को खोला है ताकि मैं अपनी मुश्किलों से बाहर निकल सकूं। अगर मैं इस पैसे से कोई काम शुरू करूं तो उसे लौटाया भी जा सकता है। मैं चोरी नहीं कर रहा, बस कर्ज ले रहा हूं, वो भी मजबूरी में। आखिरकार उसने अपने भीतर की इस लड़ाई को शांत किया और खुद को समझाया कि वह चोरी नहीं कर रहा, सिर्फ अस्थायी रूप से मदद ले रहा है। उसने चुपचाप जाकर उस छिपी हुई थैली में से 50 सिक्के निकाले और बाकी थैली को वैसे ही रख दिया जैसे थी। सुबह होने से पहले ही वह मंदिर से निकल गया। बाहर आकर सबसे पहले उसने कुछ खाना खाया, फिर सीधे बाजार की ओर गया। वहां जाकर जब उसने केसर की कीमतें पता की तो उसे झटका लगा। उसे समझ आया कि जितने पैसे उसके पास हैं उनसे व्यापार की शुरुआत करना मुमकिन नहीं है। थोड़ी देर तक वह सोच में डूबा रहा। फिर उसके मन में फिर से वही विचार आया, क्यों न मैं उस भिखारी की थैली में से कुछ सिक्के और ले लूं, आखिर उसे तो पता भी नहीं चलेगा और जब कारोबार चल पड़ेगा तो सब लौटा दूंगा। यह सोचकर उस रात वह फिर से मंदिर में गया और उसी सावधानी से अंधे भिखारी की थैली में से 50 और सिक्के निकाल ली। फिर अगली सुबह वह बाजार में गया
और अपने पुराने हुनर के अनुसार केसर का कारोबार शुरू कर दिया। अब व्यापार की दुनिया में मनमोहन का सितारा इस कदर चमकने लगा था कि उसकी किस्मत मानो करवट ले चुकी थी। वह जिस केसर के व्यापार में उतरा था, वह धीरे धीरे इतना फलने फूलने लगा कि मनमोहन अब शहर के अमीरों की कतार में खड़ा दिखाई देने लगा। हर बार जब उसे पूंजी की जरूरत होती, वह चुपचाप मंदिर जाता और उस अंधे भिखारी की छुपी हुई थैली में से थोड़े से सिक्के निकाल लाता। वह ऐसा बड़े इत्मीनान और चालाकी से करता कि किसी को कानो कान खबर नहीं होती। भिखारी को तो यह एहसास तक नहीं था कि उसकी मेहनत की कमाई धीरे धीरे किसी और की तिजोरी भरने में लगी है। यही क्रम चलता रहा और कुछ ही महीनों में मनमोहन की गिनती शहर के सबसे दौलतमंद व्यापारियों में होने लगी। अब तो शहर के छोटे व्यापारी ही नहीं, बल्कि बड़े बड़े सेठ और कोतवाल जैसे रसूखदार लोग भी उसे सम्मान से देखने लगे थे। जिसने कभी किराया देने के लिए भी मुसीबत झेली थी, आज वही मनमोहन शानदार पोशाकों में महंगी सवारी में घूमता था। लेकिन इस कामयाबी के पीछे छिपा सच सिर्फ उसे ही पता था। वह अंधे भिखारी की थैली में से अब तक 500 सिक्के निकाल चुका था। समय बीतता गया, लेकिन एक दिन उसकी अंतरात्मा की आवाज इतनी तीव्र हो गई कि वह उसे नजरअंदाज नहीं कर सका। उसके दिल में पछतावे की चुभन उठने लगी। उसे लगने लगा कि यह दौलत, यह इज्जत उस मेहनतकश भिखारी की कीमत पर खड़ी की गई है। उसी रात उसने ठान लिया कि अब वह अपने द्वारा निकाले गए 500 सिक्के उस अंधे भिखारी को लौटा देगा। उसने एक थैली में 500 चमचमाते सिक्के भरे और चौराहे की ओर रवाना हो गया, जहां वह भिखारी हर रोज बैठा करता था। चौराहे पर पहुंचकर उसने कुछ पल रुककर खुद से सवाल किया, अगर मैं इस भिखारी से सच कह दूं कि मैंने तुम्हारी थैली से पैसे निकाले हैं, तो क्या वह मुझे माफ करेगा? अगर उसने लोगों के सामने मुझे चोर कह दिया, तो मेरी इज्जत, मेरा व्यापार सब खत्म हो जाएगा। वह कुछ देर तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर उसके मन ने एक रास्ता सुझाया। क्यों ना मैं ये सिक्के भीख के रूप में दे दूं? इससे न मेरी सच्चाई खुलेगी और न ही मेरी इज्जत को आंच आएगी, और भिखारी को उसका पैसा भी वापस मिल जाएगा। अपने मन को यह तर्क देकर उसने राहत महसूस की और सीधे उस बूढ़े भिखारी के पास पहुंचा, जो हमेशा की तरह सड़क किनारे बैठा था। मनमोहन ने झुककर बड़ी नरमी से कहा, बाबा, आप रोज इस चौराहे पर बैठकर दर्द भरी आवाज में लोगों से भीख मांगते हो। मैं इस शहर का एक अमीर व्यापारी हूं और मैंने सोचा कि आप जैसे जरूरतमंद की मदद करना मेरा कर्तव्य है। आज मैं आपके लिए कुछ सिक्के लाया हूं, कृपया स्वीकार करें। भिखारी ने गर्दन उठाई और धीमे स्वर में पूछा, बेटा, क्या तुम मुझे बता सकते हो कि कितने सिक्के देना चाहते हो? मनमोहन ने गर्व से सीना तानते हुए कहा, बाबा, मैं आपको पूरे 500 सिक्के दान में देना चाहता हूं। उम्मीद है आप स्वीकार करेंगे। लेकिन मनमोहन की बात पूरी होते ही वह दृश्य बदल गया। बूढ़े भिखारी ने झट से उसका हाथ कसकर पकड़ लिया। उसकी पकड़ में एक अजीब सी ताकत थी। उसने गहरी आवाज में कहा, मैं तो तुम्हें ही ढूंढ रहा था। मैं वही अंधा भिखारी हूं जिसकी थैली में से तुमने 500 सिक्के चुराए हैं। ये सिक्के मेरी खून पसीने की कमाई थे। ये सुनते ही मनमोहन के होश उड़ गए। उसके चेहरे से हवाइयां उड़ने लगीं। वह कांपने लगा। वह सोचने लगा, ये कैसे हो सकता है? ये तो अंधा है। फिर इसे कैसे पता चला कि मैंने उसकी थैली से सिक्के निकाले थे? वह डर के मारे खुद को छुड़ाने की कोशिश करने लगा और कांपती हुई आवाज में बोला, बाबा, मेरी बात सुनो। मैंने तुम्हारे सिक्के चोरी नहीं किए। मैं तो तुम्हारे जैसे नेक दिल भिखारियों की मदद करना चाहता था। लेकिन भिखारी ने उसकी बात काटते हुए कहा, अब यह फैसला कोतवाल के सामने होगा। और फिर वे दोनों, भिखारी और व्यापारी, कोतवाल के सामने पेश हुए। भिखारी ने पूरी सच्चाई विस्तार से बयान की। अब मनमोहन की गर्दन झुकी हुई थी। उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। उसने रोते हुए कहा, हां, मैंने ही इस अंधे भिखारी के सिक्के निकाले थे, लेकिन मेरी मंशा चोरी की नहीं थी। उस वक्त मैं बेहद मजबूरी में था। मेरा अपना धन किसी ने चुरा लिया था। मैं बिल्कुल खाली हाथ रह गया था। मैंने सोचा कि कर्ज की तरह कुछ सिक्के ले लूं और जब व्यापार चल पड़ेगा तो सब चुका दूंगा। मुझे नहीं मालूम था कि बात इस हद तक पहुंच जाएगी।
अब वह अंधा भिखारी कोतवाल के सामने अपनी पीड़ा भरी आवाज में बोल पड़ा, कोतवाल साहब, मैंने अपनी जिंदगी भर की मेहनत से 500 सिक्के जोड़े थे ताकि अपनी बेटी की शादी कर सकूं, लेकिन इस व्यापारी ने मेरी सारी बचत चुरा ली। उसी के कारण मेरी बेटी की शादी नहीं हो सकी और मुझे आज तक इस चौराहे पर बैठकर भीख मांगनी पड़ रही है। उसकी आंखें तो देख नहीं सकती थीं, मगर उसके शब्दों की चोट साफ महसूस हो रही थी। अब मैं चाहता हूं कि यह व्यापारी मुझे सिर्फ 500 सिक्के वापस न करे, बल्कि इसके बदले 1000 सिक्के दे और मेरी बेटी की शादी का पूरा खर्च भी खुद उठाए, क्योंकि आज जो भी संपत्ति और इज्जत इसने कमाई है वो सब मेरी ही मेहनत की नींव पर खड़ी है। अगर यह मेरी बात नहीं मानेगा तो मैं पूरे शहर में इसका असली चेहरा उजागर कर दूंगा। बताऊंगा कि यह अमीर व्यापारी दरअसल एक चोर है जो गरीबों की कमाई पर ऐश करता है। कोतवाल ने गंभीरता से मनमोहन की ओर देखा और पूछा, अब तुम बताओ व्यापारी, तुम क्या चाहते हो? मनमोहन की गर्दन झुकी हुई थी। वह जान चुका था कि अब झूठ बोलने या इनकार करने से कुछ नहीं होगा। उसकी अंतरात्मा भी उसे यही कह रही थी कि इस वृद्ध भिखारी की बात मान लेना ही अब उसका सच्चा प्रायश्चित होगा। उसने कांपती और भर्राई हुई आवाज में जवाब दिया, बूढ़े बाबा, मैं तुम्हारा अपराधी हूं। मैंने तुम्हारे सिक्के चुराए और तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। अब मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। मैं तुम्हारी बेटी की शादी का सारा खर्च उठाऊंगा और तुम्हें 1000 सिक्के दूंगा ताकि तुम्हारे जीवन में फिर से उजाला आ सके। और फिर वही हुआ। मनमोहन ने बड़ी ही शान और शौकत के साथ उस अंधे भिखारी की बेटी की शादी करवाई। बारात ऐसी थी जैसी किसी रजवाड़े में होती है। महंगे कपड़े, सोने चांदी के गहने, तरह तरह के पकवान और पूरे शहर को दावत दी गई। पूरा शहर दंग रह गया। अब हर गली, हर नुक्कड़ पर एक ही चर्चा थी। शहर के सबसे दौलतमंद व्यापारी ने एक अंधे भिखारी की बेटी की शादी में जो ठाठ किए वो आज तक किसी ने नहीं देखे। शादी के बाद मनमोहन ने उस अंधे भिखारी के सामने सिर झुकाया और कहा, बाबा, मैं जानता हूं कि मैंने आपके साथ बहुत बड़ा अन्याय किया। कृपया मुझे माफ कर दीजिए। भिखारी ने कांपते हाथों से उसका सिर सहलाया और कहा, बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। तूने अपनी गलती मानी, उसे सुधारा, इससे बड़ा धर्म कोई नहीं। उस दिन के बाद से मनमोहन पूरी तरह बदल गया। अब वह सिर्फ अमीर व्यापारी नहीं रहा, बल्कि शहर का सबसे दयालु और नेक दिल इंसान बन गया। वह अब जब भी किसी जरूरतमंद को देखता, उसकी मदद करता। उसके घर का दरवाजा अब हर गरीब, भूखे और बेसहारा के लिए हमेशा खुला रहता। अब उसका कारोबार और भी ज्यादा फलने फूलने लगा। दूर दराज के इलाकों में भी उसके व्यापार की शाखाएं खुलने लगीं। इसी वजह से उसे अक्सर लंबी यात्राओं पर जाना पड़ता था। उसका नाम अब राज दरबार तक पहुंच चुका था। राजा को भी उसके व्यापार, ईमानदारी और समाज सेवा की खबर मिल चुकी थी। वह जब जब राजधानी जाता, कीमती तोहफे लेकर राजा से भेंट करता। वहां के दरबारी भी अब उससे दोस्ताना रिश्ता रखने लगे थे। यहां तक कि वही कोतवाल जिसने कभी उस पर चोरी का मामला सुना था, अब उसका घनिष्ठ मित्र बन चुका था। इसी शहर में रहते हुए मनमोहन ने शादी भी कर ली थी। उसकी पत्नी और उसका एक छोटा सा बेटा अब उसके परिवार का केंद्र थे। मनमोहन को अक्सर व्यापार के सिलसिले में दूर दूर जाना पड़ता था। कई बार तो वह 2-3 महीनों तक घर वापस नहीं लौट पाता था। एक दिन जब वह अपने अगले व्यापारिक सफर की तैयारी कर रहा था, तभी उसका नन्हा बेटा दौड़ता हुआ उसके पास आया और मासूमियत से बोला, पिताजी, आज मत जाइए, घर पर रहिए, मैं आपके साथ खेलना चाहता हूं। मनमोहन ने अपने बेटे को गले से लगाया, उसके सिर पर प्यार से हाथ फेरा और उसे समझाने लगा। उनकी बातें सुनकर उसकी पत्नी वहां पर आई। पत्नी की आंखों में चिंता की लकीरें साफ नजर आ रही थीं और कहने लगी, आज से पहले जब भी आप सफर पर गए हैं, मेरे दिल में कभी कोई डर या बेचैनी नहीं हुई, लेकिन आज न जाने क्यों दिल बहुत घबरा रहा है। और देखिए, हमारा बेटा भी बार बार रोता रहा, जिद कर रहा है कि आप मत जाइए। मैं समझती हूं यह कोई सामान्य बात नहीं है। इस बार मेरा मन कहता है कि आपको यहीं रुक जाना चाहिए। वैसे भी हमारे पास ईश्वर का दिया सब कुछ है, धन, प्रतिष्ठा और सुख। अब और क्या चाहिए? पत्नी की बात सुनकर मनमोहन थोड़ा मुस्कुराया
लेकिन उसकी मुस्कान में हल्का सा तिरस्कार भी था। वह बोला, तुम तो समझदार हो, फिर बच्चों जैसी बात क्यों कर रही हो? यह तो बच्चा है, उसकी बातें मानकर कोई व्यापार नहीं चलता। मैं इन वहम भ्रम की बातों में विश्वास नहीं करता। जो होता है वही होता है जो ईश्वर की इच्छा होती है। मैं अपने फर्ज और जिम्मेदारी से पीछे नहीं हट सकता। और यह कहकर बिना पत्नी और बेटे की भावनाओं पर ध्यान दिए वह घर से निकल पड़ा। घर के बाहर पहले से ही उसका विशाल काफिला तैयार खड़ा था। नगर के कई नामी व्यापारी भी उसके साथ इस यात्रा पर जा रहे थे और सभी ने मनमोहन को अपना मुखिया चुना था। घोड़ों पर सवार होकर वह सब धीरे धीरे नगर की सीमा पार करते हुए व्यापारिक यात्रा के लिए निकल पड़े। पूरे दिन का सफर बहुत थकाऊ था। धूल धक्कड़ और धूप के बीच चलते चलते जब शाम का झुटपुटा हुआ तो उनका काफिला एक घने जंगल के किनारे पहुंचा। सभी ने तय किया कि आज की रात वहीं विश्राम किया जाए। काफिले के लोग अपने अपने तंबू गाड़ने लगे और खाने पीने की तैयारियां करने लगे। कुछ लोग आग के पास बैठकर दिन भर की थकावट उतार रहे थे। तभी अचानक जंगल की खामोशी को चीरते हुए कुछ डरावनी आवाजें गूंजी। कुछ अजनबी लोग अचानक उनके पास आए। वे थे खतरनाक डाकू। उन्होंने ऊंची आवाज में ललकारते हुए कहा, ओ काफिले वालों, अगर अपनी जान की सलामती चाहते हो तो अपने मुखिया को हमारे सामने लाओ। अगर हमारे कहे अनुसार नहीं चले तो हम इस पूरे काफिले को लूट लेंगे। काफिले में मौजूद एक बुजुर्ग व्यापारी ने खड़े होकर साहस पूर्वक जवाब दिया, हमारे मुखिया को छुपाने की कोई वजह नहीं है। वह बहुत नेक और बहादुर इंसान हैं। अभी अपने तंबू में विश्राम कर रहे हैं। आओ, मैं तुम्हें उनके पास ले चलता हूं। वह आदमी डाकुओं को सीधे मनमोहन के तंबू में ले गया। मनमोहन ने जैसे ही अजनबी चेहरों को देखा वह थोड़ा चौंका, लेकिन खुद को संयत करते हुए बोला, आप लोग कौन हैं? कहां से आए हैं और क्या चाहते हैं? उनमें से एक डाकू जोर से हंस पड़ा और बोला, अरे साहब, तुम हमें नहीं जानते होगे, क्योंकि हमारा काम ही ऐसा है कि हम छिप कर रहते हैं। हम इस जंगल के लुटेरे हैं। मनमोहन समझ गया कि स्थिति नाजुक है। अगर उसने जरा सी भी गलती की तो पूरे काफिले के लिए खतरा खड़ा हो सकता है। फिर भी उसने चेहरे पर बनावटी मुस्कान लाकर बात को आगे बढ़ाया। मैं आपकी बात समझ नहीं पाया। आप किस प्रकार का व्यापार करते हैं? कृपया विस्तार से बताइए और हमें आपसे क्या काम है? इस पर एक दूसरा डाकू आगे आया और बोला, बात बिल्कुल साफ है, हम डाकू हैं। इस जंगल से जो भी काफिला गुजरता है हम उसके मुखिया से बात करते हैं और अपनी शर्तें रखते हैं। अगर वो हमारी मांगे मान लेता है तो काफिले को कोई नुकसान नहीं होता। हम अपनी जरूरत का सामान लेकर शांति से चले जाते हैं, लेकिन अगर कोई विरोध करे तो हम पूरा काफिला लूट लेते हैं। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है। डाकुओं की बात सुनकर मनमोहन गंभीर हो गया। थोड़ी देर सोच में डूबा रहा, फिर एक गहरी सांस लेकर बोला, देखो, मैं इतना कायर नहीं हूं कि तुम जैसे लोगों से डर जाऊं। मेरे पास कोई बेईमानी की कमाई नहीं है और ना ही मेरे साथियों के पास ऐसी फालतू दौलत है जो तुम लोगों के हवाले कर दूं। यह सुनते ही लुटेरे एकदम चौकन्ने हो गए और झटपट खड़े हो गए। उन्होंने बिना देर किए अपनी अपनी तलवारें निकाल लीं और हमलावर मुद्रा में आ गए। तभी मनमोहन ने ऊंची आवाज में अपने काफिले के लोगों को पुकारा और दृढ़ता से कहा, हम इन जालिमों को एक भी पैसा नहीं देंगे। अगर हमें अपने खून की आखिरी बूंद भी बहानी पड़ी तो बहा देंगे, बट हम इन दरिंदों के सामने झुकेंगे नहीं। भाइयों, अब वक्त आ गया है कि हम अपने हक और सम्मान की रक्षा के लिए डटकर इनसे मुकाबला करें। टूट पड़ो इन पर। मनमोहन के शब्दों में इतनी ताकत और जोश था कि काफिले के सभी लोग बिना किसी झिझक के आगे बढ़े और डाकुओं पर टूट पड़े। चारों तरफ तलवारें चमकने लगीं। संघर्ष शुरू हो गया। काफिले के कुछ लोग बेशक घायल हो गए, लेकिन उन्होंने भी हार नहीं मानी। दूसरी ओर डाकुओं की संख्या ज्यादा थी, पर व्यापारियों के हौसले और एकजुटता के आगे वो धीरे धीरे पस्त पड़ने लगे। एक एक करके कई लुटेरे ढेर हो गए। कुछ ने जान बचाने की कोशिश की, मगर व्यापारियों ने उन्हें भी भागने नहीं दिया। जैसे जैसे लड़ाई आगे बढ़ती गई, व्यापारियों की बहादुरी रंग लाने लगी।
उन्होंने डाकुओं की कमर तोड़ दी। अंततः जो लुटेरे बचे थे उन्होंने जान बचाने के लिए पीछे हटना शुरू किया, लेकिन काफिले के लोगों ने उन्हें पकड़कर बंदी बना लिया। लड़ाई समाप्त होने के बाद चारों ओर सन्नाटा छा गया। इस बीच मनमोहन भी गंभीर रूप से घायल हो चुका था। जख्मों की पीड़ा के बीच उसे अपनी पत्नी की वो चिंता भरी बातें और अपने बेटे की जिद याद आई। उसने मन ही मन सोचा, शायद यही खतरा था जिसकी आशंका उन दोनों के दिल में थी। ये सोचते हुए उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान और आंखों में नमी आ गई। रात किसी तरह कट गई, घायल शरीर, थकी हुई आत्माएं और बंदी बने लुटेरों के साथ। सुबह होते ही काफिला आगे बढ़ा। अपने जख्मों और थकान को पीछे छोड़ते हुए वे सभी लोग नजदीकी शहर की ओर रवाना हुए। शहर पहुंचते ही सबसे पहले मनमोहन ने अपने घायल साथियों के इलाज की व्यवस्था की। कुछ व्यापारियों ने अपने साथ लाया हुआ माल भी वहीं के बाजार में बेच दिया। धीरे धीरे सभी का स्वास्थ्य सुधरने लगा और मनमोहन की हालत भी पहले से बेहतर हो गई थी। एक दिन जब सभी साथी एक जगह इकट्ठा हुए, मनमोहन ने गंभीर स्वर में कहा, हमारे पास जो कैदी हैं उनके साथ क्या किया जाए? क्या तुम लोग चाहते हो कि हम इन्हें माफ कर दें? यह सुनकर काफिले के लोग भड़क उठे। एक व्यापारी क्रोध में बोला, मुखिया जी, हमें तो आप पर ही हैरानी हो रही है। ये वही लोग हैं जिन्होंने हमारी जान लेने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। आप इन जालिमों को माफ करने की बात कर रहे हैं। ना जाने कितने मासूमों को इन्होंने मौत के घाट उतारा होगा, ना जाने कितने कारवां लूटे होंगे। अगर हम इन्हें मौत की सजा नहीं दे सकते तो कम से कम इन्हें यूं आजाद भी नहीं छोड़ सकते। सबके गुस्से को शांत करते हुए मनमोहन मुस्कुराया और शांत स्वर में बोला, मैं समझ सकता हूं कि आप सबका गुस्सा जायज है, लेकिन सोचो, अगर हम इनके साथ वही करें जो इन्होंने हमारे साथ करने की कोशिश की, तो हम और उनमें क्या फर्क रह जाएगा? शक्ति के साथ बदले की भावना इनकी आत्मा में और जहर भर देगी। लेकिन अगर हम इन्हें क्षमा कर इनसे इंसानियत का परिचय कराएं, तो शायद इनमें कुछ बदलाव आए। शायद यही एक अवसर है इन्हें सुधारने का। मनमोहन ने चारों तरफ अपने घायल साथियों को देखा और फिर गहरी सांस लेकर बोला, भाइयों, मेरी एक बात मान लो। अगर ये डाकू अपने वादे से मुकरें, अगर ये दोबारा उसी राह पर चलें, तो तुम मुझे जो सजा देना चाहो मैं स्वीकार करूंगा, लेकिन अभी इन्हें एक मौका दिया जाए। काफिले के लोगों ने अपने मुखिया की बात पर भरोसा करते हुए सिर हिला दिया। इसके बाद मनमोहन ने उन सभी बंदी डाकुओं को अपने सामने बुलाया। उनका चेहरा भय से पीला पड़ा था, आंखों में पश्चाताप झलक रहा था। मनमोहन ने गंभीर और सख्त लहजे में कहा, तुम लोगों ने हम पर हमला किया, हमारे साथियों को घायल किया। तुम लोगों के कारण कितनों की जान जा सकती थी। हमारे लोगों की राय है कि तुम्हें सरेआम मौत की सजा दी जाए। अब तुम खुद बताओ, क्या तुम इस सजा के लिए तैयार हो? यह सुनते ही डाकुओं के चेहरे का रंग उड़ गया। उनकी टांगें कांपने लगीं, कुछ तो रोने लगे। उनमें से एक कांपती आवाज में बोला, हमें माफ कर दीजिए मालिक। हमने अगर गुनाह किया है तो इसकी वजह है हमारी परवरिश। हम जिस कबीले में पैदा हुए वहां पीढ़ियों से यही काम होता आ रहा है। हमें कभी ईमानदारी या मेहनत मजदूरी सिखाई ही नहीं गई। अगर आप हमें कोई सच्चा रास्ता दिखाएं, कोई रोजगार दें, तो हम मेहनत करने को तैयार हैं। हमें मौत की सजा मत दीजिए। हमारे मरने से हमारे बच्चे अनाथ हो जाएंगे। मनमोहन कुछ देर सोचता रहा और फिर बोला, ठीक है, अगर तुम लोग सचमुच अपने की पर पछता रहे हो तो तुम्हें एक शर्त पर माफ किया जा सकता है। तुम्हें कसम खानी होगी कि आज के बाद तुम कोई अपराध नहीं करोगे और तुम्हें हमारे साथ ही रहना होगा, हमारी निगरानी में। अगर तुमने ये शर्तें मानी तो तुम्हें जीवनदान मिलेगा। मनमोहन की बात सुनते ही सारे डाकू उसके पैरों में गिर पड़े और रोते हुए माफी मांगने लगे। यह देख मनमोहन को संतोष हुआ कि शायद ये लोग सचमुच सुधरना चाहते हैं। फिर उसने अपने काफिले को दोबारा संगठित किया और वापसी के सफर के लिए तैयारियां शुरू कर दी। कुछ दिनों के सफर के बाद वे उसी जंगल में पहुंचे जहां पहली बार डाकुओं ने हमला किया था। वहां पहुंचकर डाकुओं ने विनम्रता से कहा,
मुखिया जी, इस जंगल से थोड़ी ही दूरी पर हमारा कबीला है, जहां हमारे बीवी बच्चे रहते हैं। हम कई दिनों से आपके साथ हैं। हमारे घर वाले चिंता में होंगे। कृपया हमें थोड़ी मोहलत दीजिए ताकि हम उनसे मिलकर अपनी खैरियत बता सकें और कह सकें कि अब हम एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। हम उन्हें यह भी बता देंगे कि हम आपके साथ व्यापार करने के लिए जा रहे हैं। मनमोहन ने सोचकर कहा, ठीक है, तुम जा सकते हो, लेकिन याद रखना, अगर तुम में से कोई भी हमारे साथ नहीं आना चाहता तो अब भी बता देना, ताकि हम तुम्हारा इंतजार ना करें। और एक बात गांठ बांध लो, आइंदा अगर इस रास्ते से कोई व्यापारी काफिला गुजरे तो उसे कभी तंग मत करना। इस बार तुम बच गए, लेकिन अगली बार अगर किसी कठोर दिल वाले आदमी के हाथ लग गए तो वह तुम्हारा नामो निशान मिटा देगा। मेरी बात हमेशा याद रखना। मनमोहन की चेतावनी सुनकर सभी डाकू एक बार फिर उसके पैरों में गिर पड़े और बोले, मुखिया जी, आपका यह उपकार हम जिंदगी भर नहीं भूलेंगे। आपने हमें मौत से नहीं, बर्बादी से बचाया है। जब काफिला आगे बढ़ने को हुआ तो डाकुओं का सरदार एक भावुक स्वर में बोला, मुखिया जी, मेरी दिली ख्वाहिश है कि आप भी हमारे कबीले चलें। हम चाहते हैं कि वहां के लोग भी आपको देख सकें, जान सकें कि कैसे एक व्यापारी ने लुटेरों को इंसान बना दिया। मनमोहन ने विनम्रता से इनकार किया, लेकिन जब अन्य डाकुओं ने भी आग्रह किया तब उन्होंने जंगल में ही एक जगह पर डेरा डालने का निर्णय लिया। सभी ने अपने अपने खेमों में विश्राम करना शुरू कर दिया। मनमोहन बिना किसी को बताए चुपचाप डाकुओं के साथ उनके कबीले की ओर निकल पड़ा। घने जंगलों, उबड़ खाबड़ रास्तों और गहरी खामोशी के बीच वे सभी तेजी से आगे बढ़ रहे थे। लंबा सफर तय करते हुए जब काफी समय बीत गया और कोई बस्ती नजर नहीं आई तो मनमोहन को बेचैनी होने लगी। उसने अपने घोड़े को रोका और संदेह से डाकुओं की ओर देखा। तुम लोग तो कह रहे थे कि तुम्हारा कबीला जंगल के पास ही है, उसने सवाल किया, लेकिन हमें चलते हुए काफी देर हो चुकी है, अभी तक कोई बस्ती नजर नहीं आई। आखिर तुम्हारा कबीला है कितनी दूर? डाकुओं में से एक ने मुस्कुराकर जवाब दिया, मुखिया जी, बस थोड़ी ही दूर है। आप चिंता मत कीजिए, जब तक हम साथ हैं आपको कोई खतरा नहीं होगा। फिर वे सब तेजी से अपने घोड़ों को दौड़ाने लगे। मगर थोड़ी देर बाद मनमोहन को और बेचैनी हुई। उसने दोबारा घोड़ा रोका और कहा, अब बहुत हुआ, मैं अब एक कदम भी आगे नहीं जाऊंगा। मैं अपने साथियों को बिना बताए ही चला आया हूं और अब मुझे वापस लौटना है। तुम लोग आजाद हो। अगर तुम्हें हमारे साथ चलना है तो आ जाना, वरना यहीं से लौट जाओ। इतना कहकर वह पलटने ही वाला था कि डाकुओं ने अचानक उसे चारों तरफ से घेर लिया। उनमें से एक ने व्यंग्य भरी मुस्कान के साथ कहा, तुम डाकुओं के इलाके में आकर ऐसे ही नहीं जा सकते व्यापारी, अब तुम्हें हमारे साथ चलना ही होगा, नहीं तो यहीं तुम्हारी लाश गिरेगी। मनमोहन स्तब्ध रह गया। उसे अपने फैसले पर गहरा पछतावा होने लगा। उसने जिन लोगों पर भरोसा किया था वही अब उसकी जान के दुश्मन बन गए थे। वह अकेला था और सामने खड़े डाकू संख्या में कई गुना ज्यादा। तभी एक डाकू हंसते हुए बोला, क्या सोच रहे हो मुखिया जी? कल तक हम तुम्हारे कैदी थे और आज तुम हमारे कैदी हो। तुमने हम पर जो भी भलाई की उसका बदला तो तुम्हें ऊपर जाकर ही मिलेगा। यह सुनकर मनमोहन का दिल टूट गया। उसने गहरी सांस ली और दुख से कहा, तुम लोग तो धोखेबाज निकले। तुम्हें कभी भी सही राह पर नहीं लाया जा सकता। मुझे अपने काफिले वालों की बात मान लेनी चाहिए थी। लेकिन वह कुछ और बोलता, उससे पहले ही एक डाकू ने उसके गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ दिया और गुर्राते हुए बोला, अगर अब एक शब्द और बोला तो जुबान खींच लेंगे। फिर उन्होंने मनमोहन को एक पेड़ से बांध दिया और वापस जंगल की ओर चल पड़े। उधर काफिले में बाकी सभी लोग अपने अपने खेमों में आराम कर रहे थे। किसी को भी खतरे की कोई आहट नहीं थी। तभी डाकू अचानक वापस लौटे और काफिले पर धावा बोल दिया। यह हमला इतना अचानक था कि व्यापारी संभल भी नहीं पाए। डाकुओं ने एक एक को बंदी बना लिया और उनके पास मौजूद सारा माल लूट लिया। लेकिन किस्मत से काफिले का एक आदमी जो पानी की तलाश में दूर गया हुआ था, हमले से बच गया।
जब वह वापस लौटा तो उसने पूरे काफिले को रस्सियों से बंधा हुआ पाया। वह चौंक गया और दौड़कर सबके पास पहुंचा। एक एक करके उसने सभी को आजाद किया। सभी की हालत बहुत खराब थी, थके हुए, घायल और मानसिक रूप से टूटे हुए। उन्हीं में से किसी ने घबराई हुई आवाज में कहा, चलो जल्दी से मुखिया जी के खेमे की तरफ चलते हैं, पता नहीं उनका क्या हाल हुआ। वे सभी दौड़कर मनमोहन के तंबू की ओर गए, लेकिन वहां का नजारा देखकर उनके होश उड़ गए। मनमोहन का खेमा पूरी तरह खाली था। यह देखकर उनके दिलों में गुस्से और शक की आग भड़क उठी। एक व्यापारी बड़बड़ाया, तो ये सारा खेल उसी मनमोहन का था, इसीलिए उसने उन डाकुओं को माफ किया था। लगता है वह उन्हीं के साथ मिला हुआ था। डाका पड़वाया और अब हमारा माल लेकर खुद हिस्सा वसूल कर रहा होगा। अगर वह हमारे साथ होता तो आज यहां होता, न कि गायब। अब मनमोहन कहां था यह कोई नहीं जानता था। उसके साथियों ने उसे ढूंढने की कोशिश तक नहीं की। उनमें से कोई भी यह जानने की कोशिश नहीं कर रहा था कि उनका मुखिया जिंदा भी है या नहीं। वे सभी भूखे प्यासे, थके मांदे जंगल के रास्ते पैदल ही अपने नगर की ओर लौट पड़े। उधर जंगल में एक पेड़ से बंधा हुआ मनमोहन भूख और प्यास की मार सहते सहते बेहोश हो चुका था। समय जैसे थम सा गया था। उसी रास्ते से कुछ ही देर बाद व्यापारियों का एक नया काफिला गुजरा। उनकी नजर अचानक उस पेड़ पर पड़ी जहां मनमोहन अचेत अवस्था में बंधा पड़ा था। वे तुरंत रुक गए, मनमोहन को छुड़ाया और उसे अपने साथ दूसरे शहर ले आए। इस काफिले के मुखिया ने मनमोहन की हालत देखी और दया करके उसे अपने घर में नौकर के रूप में रख लिया। कई बार उसने मनमोहन से उसके बारे में जानना चाहा, लेकिन मनमोहन अब किसी पर विश्वास करने की हालत में नहीं था। वह अंदर से टूट चुका था। उसे अब किसी से कुछ कहने की इच्छा ही नहीं होती थी। वह चुपचाप अपना काम करता, जो कहा जाता वही करता। कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं। धीरे धीरे उसका नया जीवन एक नौकर की तरह बस चल रहा था। वह व्यापारी उसे रोज अपनी दुकान पर ले जाता, उससे सारा काम करवाता। दिन ऐसे ही बीत रहे थे। फिर एक दिन एक अजीब घटना घटी। मनमोहन दुकान में सफाई कर रहा था, तभी बाजार के रास्ते से एक घुड़सवार तेजी से गुजरा। मनमोहन की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, उसके भीतर कुछ जाग उठा। उसने जोर से चिल्लाकर आवाज लगाई। यह देखकर दुकान का मालिक चौंक गया, क्योंकि उसका नौकर जो अब तक बिल्कुल चुप रहा था, आज अचानक बोल कैसे पड़ा। घोड़े पर सवार वह व्यक्ति भी यह आवाज सुनकर रुक गया और पीछे मुड़ा। वह कोई और नहीं बल्कि उसी नगर का कोतवाल था जहां से मनमोहन आता था। जैसे ही उसकी नजर मनमोहन पर पड़ी, वह घोड़े से उतरकर दौड़ता हुआ उसके पास आया और विस्मय में बोला, अरे दोस्त, तुम यहां? क्या हाल बना रखा है? मनमोहन ने उस कोतवाल को देखकर पहली बार खुलकर बात की और अपने साथ घटी सारी घटना सुनाई। कैसे उसने डाकुओं पर दया की, उन्हें माफ किया और उन्हीं ने उसे धोखा देकर उसका जीवन बर्बाद कर दिया। सारी सच्चाई सुनकर कोतवाल का खून खौल उठा। उसने मनमोहन को ढांढस बंधाया और कहा, तुम चिंता मत करो, मैं इस शहर में अकेला नहीं हूं। मेरे साथ मेरे कुछ विश्वस्त सिपाही भी हैं। हम मिलकर उन डाकुओं को ऐसा सबक सिखाएंगे जिसे वे कभी भूल नहीं पाएंगे। इसके बाद कोतवाल ने अपने सिपाहियों को बुलाया और मनमोहन को साथ लेकर जंगल के उसी रास्ते पर निकल पड़ा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था। वे लोग बड़ी सावधानी से डाकुओं की बस्ती की ओर बढ़े। दिन का समय था। अधिकतर डाकू अपने अपने झोंपड़ों में आराम कर रहे थे। कोतवाल के नेतृत्व में सिपाहियों ने चुपचाप पूरी बस्ती को चारों ओर से घेर लिया। बिना कोई शोर मचाए एक एक कर सभी डाकुओं को दबोच लिया गया। उन्हें रस्सियों से बांधा गया और राजा के दरबार में पेश किया गया। राजा ने जब यह सारा हाल सुना तो कोतवाल और व्यापारी मनमोहन का तहे दिल से धन्यवाद किया। उन्होंने कहा, इन डाकुओं के खिलाफ पहले भी कई शिकायतें आ चुकी थीं। ये हमारे राज्य की छवि को धूमिल कर रहे थे। आपने इनसे राज्य को मुक्त करके एक बड़ा काम किया है। इसके बाद राजा ने उन सभी डाकुओं को मौत की सजा सुनाई और कोतवाल तथा मनमोहन को सम्मान स्वरूप अशर्फियों से भरी थैलियां भेंट कीं। यह दिन मनमोहन के जीवन में नया सवेरा लेकर आया था।
फिर कोतवाल मनमोहन और उनके साथ आए सिपाही नगर की ओर लौटे। वहां पहुंचते ही मनमोहन ने सबसे पहला काम यह किया कि अपने साथियों के काफिले के जितने भी व्यापारी थे जिनका डाकुओं ने माल लूटा था उन्हें बुलाया और उन्हें हुई हानि की भरपाई अपने इनाम की रकम से कर दी। उसने विस्तार से उन्हें सब कुछ बताया, कैसे वह धोखे का शिकार हुआ और कैसे उसकी ममता को डाकुओं ने उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बना दिया। जब उसके पुराने साथी व्यापारियों ने यह सच्चाई जानी तो उनकी आंखें नम हो गईं। उनके दिलों में मनमोहन के लिए पहले से भी ज्यादा सम्मान और विश्वास उमड़ पड़ा। मनमोहन का अपने नगर में सम्मान के साथ स्वागत हुआ। उसकी पत्नी और बेटा, जो कई महीनों से उसके लौटने का इंतजार कर रहे थे, उसे देखकर फूले नहीं समाये। पूरे परिवार के लिए यह एक पुनर्जन्म जैसा पल था। इस लंबे और कठिन यात्रा के बाद मनमोहन को जीवन का एक बड़ा सबक मिला कि दूसरों की भलाई सोचना एक पुण्य है, लेकिन आंख मूंद कर किसी पर भरोसा करना मूर्खता हो सकती है, विशेषकर उन लोगों पर जिनका अतीत धोखाधड़ी और बेईमानी से भरा हो। साथ ही यह भी समझ आया कि किसी भी बड़े निर्णय से पहले अपने परिवार और साथियों की सलाह जरूर लेनी चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।